नमस्कार, देवभूमि की दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आज देवभूमि की दंगल में हम बात करने वाले हैं 10 मार्च भारी मुलाकातें जारी। उत्तराखंड में जैसे जैसे मौसम का मिजाज गर्मा रहा है, वैसे ही उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में भी गर्माहट बढ़ती जा रही है। चुनाव के बाद मतगणना में कम समय बचा है और ऐसे में उत्तराखंड में अपना अपना वर्चस्व वाली भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह लगातार शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी दिल्ली का रुख कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों से मुख्यमंत्री कौन होगा ये साफ नहीं हो पाया है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, ये तो आने वाली 10 मार्च को साफ हो जाएगा, क्योंकि इस दिन उत्तराखंड की सभी पार्टियों की किस्मत का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। मतगणना से पहले भाजपा और कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन परिणामों के बाद सरकार बनने की स्थिति से पहले उत्तराखंड कांग्रेस से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर घमासान मच सकता है। इसी कड़ी में अपनी जीत सुनिश्चित मान रही कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह और हरीश रावत दिल्ली का रुख कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा पुष्कर सिंह धामी भी लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सभी पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर रहे हैं। हालांकि भाजपा का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही भाजपा ने चुनाव लड़ा है, तो आगे भी वही राज्य का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से सरकार बना रही और जो हमने 60 पार का नारा दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है और 10 तारीख को सबको पता लग जाएगा। कांग्रेस पार्टी में आपस में मुझे लगता है कि बहुत कन्फ्रंटेशन है और जिस तरह से लग रहा है कि प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी के बीच में जो भयंकर गुटबाजी चल रही है, मुझे लगता है कि उस गुटबाजी का असर भी सामने आने वाले हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा में जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा के नेता दिल्ली अपनी पार्टी में मचे घमासान को रोकने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वहीं आप प्रवक्ता दीपक पांडे ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में अपने सीएम के चेहरे की घोषणा कर दी थी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस अपने सीएम चेहरे को लेकर अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाई है। सिर्फ फुटबॉल भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर चल रहा है, जो अनुशासनहीनता वहां देखने को मिल रही है, उसके बाद भाजपा के जो नेता दिल्ली जा रहे हैं या यहाँ एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं। वहीं हमारे नेता, क्योंकि हम राज्य में नई सरकार के गठन के मुहाने पर हैं, इसलिए हमारा प्रादेशिक नेतृत्व जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के संग संवाद स्थापित करने के लिए मुलाकातें कर रहा है, आपस में मंथन कर रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद किस तरह से रूपरेखा हमारी सरकार की होगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता के सामने आप कांग्रेस की तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी को हमेशा जनता का मैंडेट शिरोधार्य होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बाद भी जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने पर तुल जाती है, जिस तरह से सत्ता प्राप्ति के लिए वो येन केन प्रकारेण साम नाम दंड भेद लगाती है, उस तरह की कुत्सित मानसिकता कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हमारा संविधान में भी आ सकती है आस्था है और लोकतंत्र में भी पूरी आस्था है। उत्तराखंड के राजनीतिक परिवेश को अगर हम देखेंगे तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले वो पार्टी है जिसने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करा। जो हमारे कर्नल अजय कोटियाल जी हैं, वो सबसे पहले आज से 4 से 5 माह पहले उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज ये जो वॉर छिड़ने को दिख रही है आप लोगों को, जो कांग्रेस में आप देख रहे हैं या बीजेपी में देख रहे हैं, कांग्रेस में हरीश रावत जी के बीच में, प्रीतम सिंह जी के बीच में, गणेश गोदयाल जी के बीच में, इन लोगों में एक वॉर सी है कि अगर सरकार हम जोड़ तोड़ करके बनाते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन कि प्रीतम सिंह होगा कि हरीश रावत होगा। ये अपनी ही लड़ाई में इतने मसरूफ हो चुके हैं, इतने बिजी हैं ये लोग कि इनको जनता के किसी भी कार्य से कोई सरोकार नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी पुष्कर सिंह धामी जी कहीं ना कहीं संगठन के ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं इतने विवाद हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों को कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं, दिल्ली में जाके लोगों से मिल रहे हैं
वो भी ये अपने मंथन करने पे लगे हुए हैं कि कल के दिन अगर किसी तरह जोड़ तोड़ करके हम लोग अगर सरकार बनाते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। जिस तरह से संगठन ने पहले भी 2 बार लोगों को मुख्यमंत्री के चेहरे से हटा है। अब जब मतगणना में कम समय बचा है, ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाली 10 मार्च को ही स्पष्ट हो सकेगा कि राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और मुख्यमंत्री पद को लेकर इतनी मेहनत और नेताओं को करनी पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। के न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से दानिश अली की रिपोर्ट। तो लगातार जिस तरह से रिपोर्ट आपने देखी, 10 मार्च होने में अभी कुछ समय बचा हुआ है और ऐसे में 10 मार्च को नतीजा तो सामने आएगा, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों के लिए अभी भी असमंजस की स्थिति जो बनी हुई है। कांग्रेस को लेकर लंबे समय से हरीश रावत जगह जगह पर अपनी दावेदारी पेश करते आए हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, ना ही आला कमान दिल्ली की तरफ से इसको लेकर बातें साफ की गई हैं। कांग्रेस में जब बात होती है तो ये बात बार बार खुलकर सामने आती है कि विधायक दल के तमाम सदस्य ही इस बात का चुनाव करेंगे, यानी कि परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं इस ओर निर्णय लेने के संबंध में आगे कार्य को बढ़ाया जाएगा। बीजेपी की यदि बात करें तो पुष्कर सिंह धामी को लेकर पार्टी ने विश्वास जरूर जताया, चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया है, लेकिन बीजेपी का पुराना इतिहास यदि टटोल कर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्रियों को बदला गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी का नंबर है, ऐसे में बीजेपी पुष्कर सिंह धामी पर कब तक टिकी रहती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। नवीन पिरशाली, आप प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। कमलकांत यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा प्रवक्ता संजीव वर्मा हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सुभाष शाह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे साथ संजीव वर्मा बीजेपी से जुड़ चुके हैं। जी संजीव जी, लगातार जब माना ये जा रहा है कि ना तो बीजेपी ना कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का चेहरे को लेकर अभी भी पूरी तरह से, हालांकि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ा गया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी की जो अंतर कला है वो इस ओर इशारा कर रही है कि बीजेपी में कभी कुछ बदलाव आ सकता है। क्या पुष्कर सिंह धामी आपके तय है मुख्यमंत्री पद का चेहरा, या उनमें भी कुछ बदलाव हो सकता है? संजीव जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करिएगा। जी जी हेलो जी संजीव जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपने सुना या आपके लिए दोहरा दूं मैं? संजीव जी, आपके पास वापस लौट कर आते हैं, शायद कहीं ना कहीं करेक्शन। जी संजीव जी, आपकी आवाज हमें मिल नहीं रही है, आपके पास मैं वापस लौट कर आती हूं, आप मुझे समय दीजिएगा। नवीन पिरशाली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नवीन जी, जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस और बीजेपी की यदि हम बात करें, दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, अपने अपने आप को दावे साबित कर रही हैं, बता रही हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही दुखद बनी हुई है। हरीश रावत बार बार अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। वहीं बीजेपी की यदि हम पुराना इतिहास टटोले तो बीजेपी में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या कहना है आपका? देखिए, इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं और जनता के रुख से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अनुमान लगा लिया है कि इस बार उनकी सरकार नहीं बन रही है, तो वैकल्पिक जो व्यवस्था होती प्रबंधन उनकी जुगत में ये दोनों दल जुट गए हैं। और जिस प्रकार से इनके अंदर अंतरकलह भीतरघात चल रहा है, वो नहीं संभल पा रहा है, वो भी एक बड़े गले की हड्डी शीर्ष नेतृत्व के लिए बन गई है। तो उसको भी काबू करने के लिए लगातार आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली दरबार में दौड़ रहे हैं, और अभी निशंक जी को बुलाया गया था। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कार्यकाल में अपने पूरे प्रदेश के संगठन से नेतृत्व को कंगाल कर उसको परख लिया है, और कोई भी उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा है जहां पर पार्टी चाहती है। तो अब ऐसे में किसको नेतृत्व सौंपा जाए, आगे की रणनीति क्या होगी, और स्पष्ट बहुमत के जब नहीं होता है तो उस स्थिति में कैसे कहां से जोड़ तोड़ हो सकता है, इसके लिए कवायद कर रही है भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। इनको उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने संगठन से मतलब है, अपनी सत्ता पाने से मतलब है। तो आप देख सकते हैं कि जो अभी टेस्ट होने बाकी है भारतीय जनता पार्टी में, जैसे अगर मैं बात करूं सतपाल महाराज जी की, वो कांग्रेस गोत्र से हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी से भी नेता टेस्ट कर लेंगे।
तो हाईकमान के सामने भी असमंजस की स्थिति बनी है कि संभाला तो कैसे संभाला। तो इसीलिए जो ये हो रहा है, धामी जी भी मंदिर में जा रहे हैं और कभी इस नेता के पास कभी उस नेता के पास जाकर, और लग रहा है कि उनका भी भविष्य कहीं न कहीं संकट में है। कहीं कहीं से संकेत आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला संभला नहीं। चुनाव तो जरूर लड़ लिए, लेकिन चुनाव के बाद ही जैसे ही भीतरघात की यहाँ पर इन्होंने एक भूमिका बनानी शुरू की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि इन चुनाव में हमारी हार होनी है, तो उन्होंने एक भूमिका बनाई। अब उसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी 10 तारीख को। जी बिल्कुल। नवीन जी, बीजेपी की हार की यदि आप बात कर रहे हैं और कांग्रेस को भी आप सत्ता में आते हुए नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है उत्तराखंड में? देखिए, इस बार जो उत्तराखंड का वोटर बहुत साइलेंट था, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने मन बनाया है किसी ऐसे विकल्प के लिए जो विकल्प उत्तराखंड की जनता चाहती है। और इस बार आम आदमी पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार मुद्दों पर चुनाव हुआ है, तो जनता बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी को कर रही थी। तो इस बार जो रिजल्ट आएंगे 10 तारीख को, वो बड़े चौंकाने वाले होंगे, और उसमें हमारा हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड की जनता जी बिल्कुल। तो चलिए इंतजार करना होगा 10 मार्च तक आपके लिए भी आम आदमी पार्टी के क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। कमल कांत जी हमारे साथ यूकेडी से बने हुए हैं। कमल कांत जी, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कांग्रेस पहले बहुत कांक्षी हो गई थी। हरीश रावत जी नींबू सनी पार्टी भी करते हुए दिखाई दी और उन्हें लग रहा था कि पूरे तौर पर कांग्रेस एक तो 10 मार्च को आ रही है, दूसरी बात उनका मुख्यमंत्री बनना भी तय है। लेकिन 10 मार्च नजदीक आते आते तक समीकरण फिर से बनने लगे हैं और अब प्रीतम सिंह और हरीश रावत दोनों ही दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में लगातार पार्टियां करके सब कुछ ठीक दिखाने का प्रोजेक्शन किया जाता है, वो आए दिन हर दूसरे दिन समीकरण बदलता रहता है, एक बार फिर से वैसे ही हुआ है? देखिए, चुनाव हो चुका है, अब चुनाव मतदान होगा, क्या कहते 10 मार्च को। लेकिन नतीजा जब आएंगे तभी कोई भी नई पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस में जिस तरह से मुख्यमंत्री दौड़ शुरू हो चुके हैं, चाहे वो प्रीतम सिंह जी कहें चाहे हरीश रावत जी, तो अभी ये राज्य में दिख रहा है कि उनको राज्य के विकास से कुछ नहीं, अपनी व्यक्तिगत अपने स्वार्थ से मतलब है कि सिर्फ मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है। अगर इस तरह से राज्य में चलता रहा, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं पार्टी का हमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी देखा रहा है कि इनको सब निजी स्वार्थों के लिए अपना चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री बन जाए पार्टी में। लेकिन जब इनका व्यक्तिगत रूप से इतने समय हो चुका है राजनीति में, दोनों ही नेताओं को जब आपस में ही नहीं सहयोग हो पा रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो क्या जब भविष्य होगा। तो मुझे तो लगता है अगर ऐसा होता है तो बहुत ही राज्य का दुर्भाग्य चल रहा है इसमें। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। जी बिल्कुल। हमारे साथ सुभाष जी भी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए। जी सुभाष जी, जिस तरह से कमल कांत जी का कहना है कि ये राज्य का दुर्भाग्य है कि दोनों बड़ी पार्टियां हैं, दोनों बड़ी पार्टियां होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर इतना असमंजस दोनों ही पार्टियों में बना हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी को देखें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री पद का दावेदारी को शुरू से ही एकदम साफ रखा गया, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिसाइड ना करने का भी खामियाजा कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है? जहां तक सवाल है कि दोनों पार्टियां, ये सच्चाई है कि दोनों पार्टियां जो है अंतरकलह से और गुटबाजी से जो है परेशान हैं, और बेशक ये पार्टियां बोले या ना बोले। रह गई बात कांग्रेस और भाजपा की, तो भाजपा ने तो पहले ही धामी जी को अपना मुख्यमंत्री उनके आगे उनके नेतृत्व में बताया कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा जीती है कि हारती है ये तो बात की बात है, वो तो सामने आ ही जाएगा 10 मार्च को। जहां तक हरीश रावत जी का सवाल है, तो हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री होने पे और भी किसी के मुख्यमंत्री होने पे अभी थोड़ा सा उहापोह की स्थिति यहाँ भी है और नेतृत्व लेवल पर आला कमान से भी है। इसकी क्लियर झंडी जो है किसी को अभी तक नहीं मिला। यही कारण था कि कांग्रेस ने कभी भी स्पष्ट तौर पर किसी को मुख्यमंत्री घोषित यहाँ नहीं किया। जबकि आप देखिए होंगी कि पंजाब में चन्नी जी के लिए वोटिंग हुआ और बाकायदा मुख्यमंत्री उनको घोषित किया गया। ये सवाल यहाँ की है, और मुझे लगता है कि यहाँ अभी जब 10 तारीख को चुनाव आ जाएगा, परिणाम सामने आ जाएगा, भाजपा और कांग्रेस दोनों दल की जो जितनी सीटें हैं वो भी स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि विधायक दल की या तो औपचारिक बैठक करें या नेतृत्व तय करे कि मुख्यमंत्री कौन तय होगा, और मुझे लगता है कि उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी तो सबको अपनी अपनी दावेदारी सारे लोग अपनी अपनी बना रहे हैं। हरीश रावत जी अलग बना रहे हैं,
प्रीतम सिंह जी कांग्रेस में अलग बना रहे हैं, आर्य साहब के चर्चे अलग हैं, यहाँ धामी जी अलग हैं, और भाजपा में तो 3 मुख्यमंत्री बदले गए। संभव है, ऐसी चर्चा है कि धामी जी फिर मुख्यमंत्री ना बनने, किसी और को नया चेहरा को लाया जाए चुनाव के बाद। जी बिल्कुल। लेकिन ये तब डिपेंड करता है कि जब भाजपा यहाँ जीतेगी। जी बिल्कुल। संजीव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अब शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर प्रीतिमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रीतिमा, जिस तरह से कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, हरीश रावत जी का जब नाम आता है तो वो अपने आप को कई बार इच्छा भी जता चुके हैं, एज अ मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं, लेकिन प्रीतम सिंह की दावेदारी भी उतनी मजबूत मानी जा रही है और माना ये भी जा रहा है कि कुछ समर्थक जो है वो उनके हिस्से में भी आ सकते हैं। क्या लगता है आपको, किसका चेहरा आला कमान में डिसाइड किया जाएगा और क्या वाकई में कांग्रेस में 2 गुट है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है ये कहना कि कांग्रेस में 2 गुट हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और शुरू से ही आपने देखा है और कई बार ये जो है न्यूज़पेपर और सब में मैंने ये सुना है कि धरों में बटी हैं और आप में जो है आपसी घमासान है। बट ये आप समझिए, पूरा चुनाव बीत गया और चुनाव से पहले भी हम विपक्ष में 5 सालों तक रहे। आपने कभी भी कांग्रेस के किसी भी नेता की जुबान से ऐसी एक भी बात नहीं सुनी होगी जो ये दिखाती है कि कांग्रेस में किसी तरीके की गुटबाजी है। बल्कि वही दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ, वो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कांग्रेस के घर में डॉक्टर प्रीतिमा सिंह जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। शायद आपने हरीश रावत के ट्वीट नहीं पढ़े। साफ तौर पर उन्होंने कंप्लीट करने देती तो आप ये सवाल मुझसे ना करती प्रियंका जी। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिमा सिंह है, ये प्री गलत लगा है, प्रतिमा। माफ कीजिएगा हमें, प्रतिमा। मैं प्रियंका जी, तो आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपके प्रश्न नहीं आएंगे उसके बाद। देखिए, मैंने फिर कहा कि देखिए, व्यक्ति को अपने मन की बात अगर कोई व्यक्ति रखता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी भी तरीके की जो पार्टी में गुटबाजी है या घमासान है। अगर मुझे अपने आला कमान से कुछ कहना होगा, और आज के वक्त या तो सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है या मीडिया एक अच्छा माध्यम है। मीडिया के जरिए अगर मैं अपनी बात अपने वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाना चाहती हूँ तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि मेरे मन में मेरी पार्टी के लिए किसी भी तरीके का गुस्सा है या नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र का बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए अभिव्यक्ति की आजादी भी पार्टी ने हमारे, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, सबको अभिव्यक्ति की आजादी दी हुई है। अगर हरीश रावत जी ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करके अपनी जो मन की बात है वो आला कमान के सामने रखने का कार्य किया, तो मुझे नहीं लगता इसमें आप ये कह सकते हैं कि पार्टी में किसी डॉक्टर प्रतिमा, यदि आप अपने मन की बात रखना भी चाहें, आप अपने मन की बात कई शब्दों में रख सकते हैं। अगर आप अपने साथियों को, सहयोगियों को, साथी दल के विपक्ष के लोगों को मगरमच्छ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता। फिर प्रियंका जी, फिर आपने शायद उसके बाद उनका एक कॉन्क्लेव नहीं देखा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सही करूंगी माफी के साथ, कि उन्होंने जब वो ट्वीट किया था मगरमच्छ वाला, और उसके बाद नेक्स्ट डे कॉन्क्लेव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं जिन मगरमच्छ की बात कर रहा था वो ईडी और सीबीआई थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, उनका सत्ता पे काबिज होना, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी हो वो अपनाया जाए। तो वो ये कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके जो विपक्षी है वो मुझे काम नहीं करने दे रहे। अच्छा। तो इसमें अपने लोगों को उन्होंने नहीं बोला कुछ भी, इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट डे क्लैरिफाई की। ठीक है, वो तो समय आने पर फिर बातें कई बार बदल भी दी जाती है। यदि आप कह रही है तो हमें मानना होगा। भागीरथ शर्मा जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। भागीरथ जी, यहाँ पे डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना था कि मगरमच्छ का मतलब अधिकारियों से था, ईडी के अधिकारियों से था, पार्टी से नहीं था। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी भागीरथ जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को एक बार चेक करिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। जी जवाब दीजिएगा। है हरीश रावत जी का जो ट्वीट जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो मैंने भी पढ़ा था अक्सर, और उस ट्वीट से साफ स्पष्ट था कि वो किसी अपनी पार्टी के लिए नहीं कहा था। ये बात सच है, यहाँ पर मैं प्रतिमा जी से सहमत हूँ। और वो उस जो चुनावी जो दरिया है, जो बैतरणी है, उसको पार कर, उनका कहने का आशय ये था कि उस दरिया में मगरमच्छ छोड़े गए जी। तो जिस दरिया को पार करना था तो बहुत ही स्पष्ट था। और बाद में उन्होंने
संभवतः स्पष्टीकरण भी दिया। वो ट्वीट पढ़ा जा सकता है और कोई भी भाषा का सामान्य जानकार भी ये कहेगा कि उसका आशय कदाचित ऐसा नहीं था। एक तो ये बात है। दूसरा जो आप सवाल कहेंगे जो कहना चाह रहे होंगे, देखिए राजनीति कोई करता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो यूं ही खाली समाज सेवा या बातों के लिए, भाषणों के लिए नहीं करता है। पद की लालसा सबकी होती है। और ये भी सच है कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव अभियान चला और उन्होंने उसको धार भी दी, और ये उनकी लोकप्रियता पे संभवतः कांग्रेस में कोई अंगुली नहीं उठाएगा। और विपक्ष के मित्र भी ये जानते हैं, जिसको भाजपा कहेंगे, तो वो भी जानते हैं कि हरीश रावत जो हैं मतलब जमीनी जनाधार वाले नेता हैं जी। ये बात तो है। और बाकी ये राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाना और गलत किसी संवाद को, लेकिन भागीरथ जी इंटरप्रिटेशन गलत क्या करना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में दो गुट नहीं है? प्रीतम सिंह जी का एक धड़ा और हरीश रावत के समर्थन में कुछ अलग लोग खड़े नजर आते हैं, क्या ऐसा नहीं है कांग्रेस में? देखिए, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि कोई भी राजनीति यूं ही खाली समाज सेवा के लिए या उसके लिए नहीं करता है। राजनीति समाज सेवा का जरिया होती है, लेकिन उसके लिए पद की लालसा भी सब में होती है। कौन है? उत्तराखंड में तो ऐसा हो गया अब कि जो भी विधायक बनता है वो उसे लगता है कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। अब पिछला अनुभव अभी देखा है आपने, अब धामी जी मुख्यमंत्री बने तो कई ऐसे लोग भी थे जो 3 बार 4 बार के विधायक थे, वो तो नहीं बने। तो जब धामी जी बन गए तो सबको ये लगने लगा कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब ऐसा सोचना बुरा भी नहीं है जी। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि सपने होने चाहिए। यदि ठीक है, यदि अच्छी प्रतियोगिता के तहत भी लोग दिल्ली का दौरा लगा रहे हैं तो यकीनन अच्छी बात है जिसके हिस्से में आ जाए मुख्यमंत्री पद। हमारे साथ संजीव वर्मा भी लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से संजीव जी आपके पास आऊंगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि पुष्कर सिंह धामी को लेकर इस समय कई बार सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं संशय है, उनके चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ा गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वही है अभी भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा? संजीव जी, आपकी आवाज हमें अभी भी नहीं मिल रही है। आप बने रहिएगा, आप सभी हमारे साथ। संजीव जी आपस भी आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। देवभूमि के दंगल में लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं। 10 मार्च को रिजल्ट्स आने वाले हैं उत्तराखंड चुनाव के, और उसके साथ ही साथ तमाम पार्टियों में जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। देखना ये होगा कि 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद किस करवट उठ बैठता है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं 10 मार्च भारी, मुलाकातें जारी। लगातार हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं, सीधा रुख कर लेते। नवीन जी, अगला सवाल आपसे है मेरा। जिस तरह हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जब मुख्यमंत्री पद की बात करते हैं और दोनों ही पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी का नाम लेते हैं तो पार्टियों के द्वारा ये कहा जाता है। इसी बीच सबसे पहले चलेंगे यूक्रेन से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है
यूक्रेन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन से इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की हुई मौत। बड़ी खबर, यूक्रेन से पंजाब का रहने वाला था छात्र। यूक्रेन में रूसी हमले का शिकार हो रहे हैं भारतीय। यूक्रेन से इस वक्त की बड़ी खबर, एक और भारतीय छात्र की मौत। यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की मौत, पंजाब का रहने वाला था छात्र। लगातार जिस तरह से यूक्रेन में स्थिति बनी हुई है, सुबह से ही खार्किव में बमबारी रूस की सेना के द्वारा की जा रही है। ऐसे में बड़ी खबर आई है, भारत के लिए दुखद खबर, यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की हुई है मौत। अब इसकी चपेट में भारतीय छात्र भी आने लगे हैं। इससे पहले भी एक भारतीय छात्र की मौत हुई थी। एक बार फिर से वापस लौटते, देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे थे लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर। नवीन जी आपके पास आएंगे। जिस सवाल को लेकर मैं आपके पास आना चाहती थी वो ये था कि मुख्यमंत्री पद की जब हम बात करते हैं तो दोनों ही पार्टियों का ये कहना होता है कि ये उनका अंदरूनी मामला है। एक हद तक ये सही भी है, किसी भी पार्टी को अधिकार होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ समय में बीजेपी के कार्यकाल में जिस तरह से हमने देखा है, स्थायित्व को लेकर जो अस्थिरता उत्तराखंड की जनता को झेलनी पड़ी है, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जनता की तरफ जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए और मुख्यमंत्री पद का चेहरा यदि कहीं ना कहीं क्लियर रहेगा तो जनता के सामने भी आसानी रहेगी, दूसरी तरफ ज्यादा स्थिरता भी उत्तराखंड की जनता को मिल सकती है? हेलो जी नवीन जी नवीन जी जी, आप सवाल थोड़ा रिपीट करेंगे, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। जी नवीन जी, आपके लिए सवाल मैं रिपीट कर दी। मेरा सवाल ये था कि जब हम दोनों ही पार्टियों की बात करते हैं तो पार्टी का अंदरूनी मामला जरूर हो सकता है, लेकिन खामियाजा उत्तराखंड की जनता भुगतती है अस्थिरता के रूप में। क्या आपको भी लगता है कि जिम्मेदारी जनता के प्रति होनी चाहिए दोनों ही पार्टियों की? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बयान देते हैं कि हम एक मुख्यमंत्री बनाएं चाहे 10 बनाएं, इससे आपको क्या लेना, और ये आयाराम गयाराम की राजनीति ने जो उत्तराखंड को खोखला कर दिया है, तो पार्टियों की जो राजनीतिक दल है उनकी जवाबदेही हमेशा ही जनता की तरफ होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता है। उत्तराखंड में जो सत्तासीन जो दल होते हैं, बड़े दल होते हैं, उनको उत्तराखंड एक उपनिवेश की तरह दिखता है। वो सोचते हैं कि हमें सत्ता एक व्यवसाय है जो हमारा अधिकार है, और इस सत्ता को जितना ज्यादा लूट सके हम लूटें। इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 20-21 साल से जो राजनीतिक गिद्ध यहाँ पर है, उन्होंने उत्तराखंड की सत्ता को नोच दिया है, और इन गिद्धों से सत्ता को बचाना बहुत जरूरी है। अगर ये सत्ता नहीं बची तो उत्तराखंड पूरा बदहाल हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। आज चाहे बेरोजगारी का मामला हो, पलायन हो, सब आप देख रहे हैं कि जिस अवधारणा के साथ हमने उत्तराखंड मांगा था वो अवधारणा बहुत पीछे हट गई है। तो उसके पुनर्निर्माण की आज आवश्यकता है। उसको दोबारा से जो शहीदों ने सपना देखा था उसको साकार करने की आवश्यकता है। इसी कवायद में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, बहुत अच्छे लोग भी राजनीति में लगे रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो तालमेल यहाँ पर बन रहा था उसकी वजह से अभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार कुछ बदलाव होगा ऐसा लग रहा है। अब 10 मार्च को जिस प्रकार से रिजल्ट आएगा उसके बाद आगे का कहा जाएगा कि, और इसका अनुमान भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस लगा चुकी है कि इस बार उनकी स्पष्ट सरकार नहीं बन रही, उनको बहुमत नहीं मिल रहा है, इसलिए वो वैकल्पिक व्यवस्था में अभी से लग गए हैं। लेकिन इन दलों की जवाबदेही है उत्तराखंड के प्रति। अगर उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड की राजनीति को चलाना चाहते हैं तो जो राजनीति में लोग जा रहे हैं उनकी जवाबदेही है उत्तराखंड की जनता के प्रति, और जनता को राहत देना उनका काम है। ठीक है संजीव जी, एक बार और से आपके पास आती हूँ। जी, आप अपने फोन को सबसे पहले आप अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम सबसे पहले सुन पाए। जी संजीव जी, माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत है शायद। कमलकांत जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, उत्तराखंड 21 वर्ष होने के बाद में 4 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, लेकिन गिनती यदि करें तो 7 तक पहुंच चुके हैं। क्या आपको लगता है कि अब 21 साल के बाद यदि उत्तराखंड को आगे संवारना है, सजाना है, जिसकी बातें लगातार तमाम राजनेता करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिरता बहुत जरूरी है उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह से राज्य में दिख रहा है मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्रियों की दौड़ लग रही है कांग्रेस या भाजपा में, तो मुझे नहीं लगता कि राज्य का भविष्य एक लंबे समय तक अधर में रहेगा। जहां तक है कि कांग्रेस के बारे में मैंने पहले अभी टिप्पणी की थी, और बीजेपी के बारे में ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा अभी उन्होंने बोला है कि जैसे पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे,
लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी नहीं होंगे। अगर सीटें कम आती हैं तो उसमें क्या कहते हैं, निशंक पोखरियाल जी आपके मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि वो इस तरह से की सियासत का गेम खेलेंगे कि जो आंकड़े कम होंगे उनके लिए सेट करने के लिए वो बहुत सियासी व्यक्ति हैं। वो कहते हैं चाहे बसपा से या तमाम हम क्षेत्रीय दलों से कांटेक्ट करने में बड़े माहिर रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हम तो मेरा व्यक्तिगत रूप से तो मैंने पार्टी से भी कहा है और किसी से भी व्यक्तिगत रूप से और पार्टी को भी मैंने संदेश दिया है कि हम किसी को नहीं देंगे। तो उनका जहां तक रहेगा बीजेपी निशंक पोखरियाल जी को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। जी बिल्कुल, ठीक है। भगीरथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भगीरथ जी। मैं कह तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं लीव करने की मजबूरी हो रही है। जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखें जी। और बिल्कुल देखिए, जो जिस तरह से आपने सवाल किए हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड 20 साल 4 विधानसभाएं बनी हैं और यहाँ मुख्यमंत्रियों का जो एवरेज जो कार्यकाल है वो 2-2.5 साल मुश्किल से बनता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में लाखों रुपया जो खर्च होता है जनता जनार्दन का, तो हम चाहेंगे कि कोई भी सरकार किसी की भी आए, जो भी आए, बहुमत वाली सरकार हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता को देखने पड़ जाएं। जी। और क्योंकि हम लोग तटस्थ लोग हैं, राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए कि इस जो वयस्क हो चुका उत्तराखंड राज्य, इसको बनाने संवारने का, यहाँ की जो समस्याएं हैं दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में, जिस तरह से अभी भी सड़क संपर्क मार्ग की, चिकित्सा सुविधाओं की और बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र जो हमारा लगातार सिकुड़ रहा है और खेती जो है बंजर हो गई है, पलायन हो रहा है। पलायन हालांकि वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। इन विषयों को सोचे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये भी रही कि पूरे चुनाव अभियान में जो है इन मुद्दों को छुआ नहीं गया। ध्रुवीकरण की बातें हुई है ना, किसी विश्वविद्यालय की बातें हुई, कभी नागरिक संहिता की बातें हुई, और लेकिन ये बातें होती कि भाई राज्य को जो है, चूंकि छोटा सा राज्य है और प्राकृतिक संसाधन नेचर ने हमें भरपूर दिए हैं, उनका दोहन केवल राजनीतिक जो पेशेवर बन गए हैं, राजनीति को पेशा बनाने हैं, वो इसका दोहन कर रहे हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि 1400-1500 करोड़ रुपया केवल वेतन में, फिर पेंशन में 5,000 करोड़ जाता है और हमारे वित्तीय संसाधन बिल्कुल सीमित हो गए हैं। कोई सोच नहीं है कि हम अपने संसाधनों को कैसे बढ़ाएं। कर्ज लेके हमें घी पीना पड़ रहा है। ये स्थिति भगीरथ जी, डॉक्टर प्रतिमा जी के पास मैं जाना चाहूंगी। जी प्रतिमा जी, अपनी बात रखें। प्रतिमा जी, फोन को अनम्यूट कर लें आप। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हेलो, आपको मेरी आवाज जी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए आप। देखिए, इस प्रदेश को बने हुए 20 साल हो चुके हैं, 21वां चल रहा है और अगर आप देखें तो 13 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को देने का कार्य हुआ है। अब उन मुख्यमंत्रियों में मैं आपको याद बताना चाहूंगी कि 9 जो मुख्यमंत्री है वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने दिया, हमने सिर्फ 4 मुख्यमंत्री दिए और 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री सिर्फ हमने इसलिए बदले क्योंकि जिस तरीके से आपदा आई थी तो आपदा से निपटने में विजय बहुगुणा जी सक्षम नहीं थे और ये कह करके हमने मुख्यमंत्री बदला था। भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्रदेश की जनता को देने के लिए जवाब भी नहीं है कि आपने आखिर जो TSR 1 थे आपने उनको क्यों हटा दिया 4 साल के कार्यकाल के बाद और अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो बजट प्रस्तुत कर रहे थे, आपने बीच में बुला करके उनको दिल्ली और उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया। उसके बाद TSR 2 को 1 महीने, मुश्किल से 1.5 महीने में आपने हटा दिया और अब पुष्कर सिंह धामी। और उसके बाद बेशर्मी भरी बात ये है कि आप मंचों से ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी, हम 1 मुख्यमंत्री बदले या 10, ये बड़ी शर्मनाक बात है क्योंकि इससे जनता को फर्क पड़ता है। वो प्रदेश जहां हर व्यक्ति का जो रोया है वो आपने कर्ज में डुबोने का कार्य किया है और आंकड़े भी मैं प्रस्तुत कर सकती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार 2017 में थी उसके बाद से लेकर अब तक कितना जो है कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया हुआ है और उसके बाद आप ये कह रहे हैं तो ये बड़ी बेशर्मी की बात है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस के हितों से कोई सरोकार नहीं है।
ठीक है डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आंकड़े आप जरूर लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ कर्ज नहीं हुआ था। कर्ज आपके समय में भी था। मैं आपको बता रही हूँ, वही मैंने आपको अगर मैं बिल्कुल गलत नहीं है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज में पहले भी थी उत्तराखंड। एक सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। एक होता है SGDP, ठीक है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो रेट है वो कहते हैं उसको, ठीक है। जब हम जब सरकार में थे 2017 में, उस वक्त उसकी स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है समझ लीजिएगा, उसको आप देख लीजिएगा। आज 66,000 करोड़ का कर्जा है। हमने जब सरकार छोड़ी थी तो करीब 43,000 करोड़ रुपए का खर्चा छोड़ा था, लेकिन SGDP जो थी हमारी वो उस वक्त काफी अच्छी स्थिति में थी। 20 सालों के ठीक है, मैं सुभाष जी के पास जाना चाहूंगी। सुभाष जी, ये बातें देखिए, कांग्रेस को पता है कि देश या प्रदेश को चलाना कैसे है, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि देश को या प्रदेश से तोड़ना कैसे है। तो ये दो पार्टियों की खूबियां हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसे पता नहीं कि ठीक है। डॉक्टर प्रतिमा, हमारे साथ संजीव वर्मा जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। कनेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा था। संजीव जी, आप मेरी बात यदि सुन रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर प्रतिमा जी ने सवाल उठाया है कि इन्होंने इतना कर्जा नहीं दिया, 40,000 था, उसने बढ़ाकर आपने उसे 66 और उससे ज्यादा कर दिया है। सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले तो आपने जो पहले मेरे से एक सवाल किया था कि जो 2022 का भी चुनाव हुआ है उसमें मुख्यमंत्री और बाकी सब बातों के लिए बात करी थी आपने, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमने युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हमने पहले ही बोला है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी होंगे, क्योंकि हमने युवा मुख्यमंत्री के नाम पर ये पूरा चुनाव लड़ा है। और जबकि कांग्रेस में इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति है। कमलकांत जी का कहना है कि निशंक जी का नाम सामने आ रहा है, क्या आप खारिज कर रहे हैं इस बात को? जहां बिल्कुल एक स्वयंभू अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में हरीश रावत जी अपने संगठन को लगातार धत्ता बताते हुए कि रहूंगा तो मैं रहूंगा, नहीं तो कोई भी नहीं होगा, एक इस तरह का एक जो प्रोपेगेंडा टाइप का उन लोगों ने प्रारंभ से चला रखा है कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं घर बैठूंगा। इस तरह की बातें उन्होंने ऐसे समय पे की हैं जिस समय चुनाव बिल्कुल पीक पर था। वो लगातार अपने हाई कमान को लगातार ऐसा बोल के, मैं सोचता हूँ कि एक धमकाने का काम कर रहे थे। ठीक है संजीव जी, कमलकांत जी का कहना है कि निशंक जी का नाम भी आ रहा है बीजेपी में, क्या आप इस बात को खारिज कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष लगातार कुछ भी बोल सकता है, उन लोगों के पास इस समय बोलने के लिए कुछ है नहीं, और लगातार एक उनके अंदर जो अटकलों का एक बाजार गर्म है कि हरीश रावत बनेंगे, प्रीतम सिंह बनेंगे, यशपाल आर्य बनेंगे या कौन बनेगा, और जो भी एक बनेगा बाकी सब उसको निपटाने का काम करेंगे। ठीक है, मैं पहले सुभाष जी के पास जाऊंगी, फिर डॉक्टर प्रतिमा आपके पास आती हूँ। सुभाष जी, जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे और डॉक्टर प्रतिमा का कहना था कि हमने 40,000 43,000 करोड़ पर छोड़ा था, क्या आपको लगता है ये छोटी रकम थी? सुभाष जी, अनम्यूट करिएगा अपने फोन को। आज तक यही होता रहा है, जो कभी कांग्रेस भाजपा पे डाल देती है आरोप, भाजपा कांग्रेस पे डाल देती है आरोप, लेकिन सवाल है कि आखिर यहाँ की जनता क्या करे जी। और जनता के साथ ये समस्या आज से नहीं, जब से राज्य बना तब से उत्तराखंड की जनता के साथ ये है। और यहाँ के राजनीतिक भ्रष्टाचार और यहाँ के भ्रष्टाचार पलायन तो समस्या है, लेकिन यहाँ की राजनीतिक भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये छोटे राज्य में उत्तराखंड ही नहीं, भारत के जितने भी छोटे राज्य बने वहां विधायकों की खरीद फरोख्त, पॉलिटिकल खरीद फरोख्त, दलों की अदला बदली, ये आए दिन यहाँ होता रहता है। यही कारण था, पिछले दफा आपने देखा होगा कि हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और 10 के 10 विधायक जो है चले गए, और फिर वो पूरा सीन जो है लोगों को देखा हुआ जी। अब रह गई, आपने कहा कि अभी यहाँ अभी आप देखिए ना कि 3 मुख्यमंत्री 2 महीने पे हरीश रावत, ये TSR थे, TSR के बाद एक दूसरे TSR बने, उसके बाद धामी जी को बनाया गया। अब सवाल उसके बाद तुर्रा यह है कि राजनाथ सिंह जी आए और भाषण में उन्होंने कहा कि हम 10 मुख्यमंत्री बने, उससे क्या फर्क पड़ता है।
सवाल ये उठता है 10 मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री से फर्क ये पड़ता है कि एक मुख्यमंत्री जो सारे अधिकारियों के साथ ट्यूनिंग बिठा करके उसने सारी योजनाओं को जो समझा है, परखा है और उसको कार्यान्वित करने में वो लगा हुआ है, आखिर फिर उसको कैसे आपने हटा दिया और उससे जो उसका प्रभाव पड़ेगा प्रदेश पर, उसकी देनदारी कौन करेगा? तो ये आज से नहीं, ये शुरू से यहाँ होता रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये अगर पार्टियां ये नहीं चेतेंगी तो फिर अंततः जो है जनता कोई ना कोई अपना मैंडेट आगे के समय में बनाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ कुछ न कुछ हो सकता है कि इस चुनाव में ना हो, अगले चुनाव तक आपका यहाँ दखल हो चुका है, तीसरी पार्टी यहाँ आ चुकी है, लोगों के पास अब तीसरा विकल्प दिखने लगा है। इस बार बेशक आपका कोई सीट ना आए या 1-2 सीट आए, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ वोट ठीक ठाक आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने चरित्र में बदलाव लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रतिमा जी क्या कहना चाह रही थी आप? दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से सुभाष जी कह रहे हैं कि मोनोपोली अभी तक जो बनी हुई थी वो खत्म होने का अब समय का है। आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ ही यूकेडी जरूर रही उत्तराखंड में, लेकिन जिस तरह से उतनी सफल नहीं हो पाई। लेकिन आपके सामने अब एक चुनौती के रूप में आम आदमी पार्टी जरूर है, आप उसे माने या ना माने? देखिए, बात ये नहीं है कि हम किसी चुनौती मान रहे हैं या नहीं, बात ये है कि जनता के समक्ष जनता किसको अपना ऑप्शन मान रही है। तो जनता आम आदमी पार्टी को कोई भी अपना एक, मुझे लगता है अपने लिए एक ऑप्शन नहीं मान रही है। और ये बात आप 10 मार्च को मैं आपसे अभी कह रही हूँ, आप 10 मार्च को ये देख लीजिएगा ना, इस बार होगा ना, अगले 5 सालों में अगर आप करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि जनता ने देखा जनता मान चुकी है, आपके कहने से नहीं होगा, वैशाली जी, आपके कहने से नहीं होगा। बौखलाहट होती है जब कोई किसी के बीच में बोलता है, इसका मतलब होता है कि सामने वाला सत्य बोल रहा है, आप उस सत्य को सुनना नहीं चाहते। आप नकारी मत, हरीश रावत जी आप घर में बैठ गए हैं, आपके नेता घर में जो मान चुके हैं। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, 10 मार्च का इंतजार तो कीजिए, 10 मार्च का इंतजार तो कीजिए, देख तो लीजिए कि आम आदमी पार्टी यदि दावा कर रही है तो उस दावे में कितनी खरी करती है। जी नवीन जी अपनी बात रखिए आप। देखिए, आप जिस बार से कांग्रेस ही मान चुकी थी कि इस बार हमारी बारी है, क्योंकि यहाँ बारी बारी से एक दूसरे की सरकार आ रही थी, पहले भाजपा फिर कांग्रेस, फिर भाजपा फिर कांग्रेस। इस बार जब कांग्रेस चुप है, कांग्रेस धीरे धीरे उसके हौसले पस्त हो रहे थे, उसके पीछे आम आदमी पार्टी का कारण है। आम आदमी पार्टी की वजह से ही आज कांग्रेस ये नहीं कह पा रही कि हम सरकार बना रहे हैं, इस स्थिति में है। सरकार किसी की नहीं बन रही, ना भारतीय जनता पार्टी की ना कांग्रेस की। जनता मन बना चुकी उत्तराखंड की, ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के हितों की बात करे, जनता के हितों की बात केवल और केवल आम आदमी पार्टी। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, अभी तो वो सत्ता में आए ही नहीं है, अभी तो वो उत्तराखंड में। जी ठीक है डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, मैं कमल कांत जी के पास यहाँ पर जाना चाहूंगी। कमल कांत जी, डॉक्टर प्रतिमा जी यहाँ पर जिस तरह से अति महत्वाकांक्षा दिखाई दे रही है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, हम सभी देख लेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने मैंडेट दिया है, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। लेकिन तीसरे विकल्प की जब हम उत्तराखंड में बात कर रहे थे, अभी तक जिस तरह से दोनों ही दलों की मोनोपोली उत्तराखंड में बनी हुई थी, यूकेडी की यदि बात करें तो यूकेडी जरूर स्थानीय पार्टी लंबे समय से रही है, लेकिन जनता ने उस तरह से स्वीकार नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और इसी तरह की और अन्य पार्टियां आने से उत्तराखंड की जनता के पास विकल्प और अधिक हो पाएगा? देखिए, राज्य में कांग्रेस है, बीजेपी है और यूकेडी है, और आम आदमी पार्टी ने अपना दखल अंदाजी की है, इस राज्य में आई है। लेकिन अगर तरीके से देखा जाए, उत्तराखंड क्रांति दल के लिए कोई भी चुनौती नहीं है। मैं स्पष्ट बता दूं, तो हमारी कमियां हैं, मैं मानता हूं, उन कमियों की वजह से हम हार रहे हैं। बाकी चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी इस तरह की कोई चुनौती ही नहीं है हमारे लिए। मैं रियली बता दूं, जो मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं, वो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को हमने दूर करना है। अगर हम तौर तरीके बिल्कुल सरीके, पूरी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य में राज करे, और ये जिसने इतना बड़ा राज्य निर्माण किया है, इतनी बड़ी भागीदारी रही है, 42 लोग हमारे पार्टी के लोग मरे हैं, तमाम शहादतें हुई है, और भी लोगों ने दी है, चाहे वो आज किसी में भी हो। पूरा उत्तराखंड जानता है कि यूकेडी को चाहते हैं और उसको वो जानती है। रहा आम आदमी पार्टी को इस राज्य की परिकल्पना का कुछ पता नहीं है, ABCD नहीं है। और जहां तक वो अरविंद केजरीवाल जी की बात कर, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी, वो लोग चले गए। अब वो लोग उत्तराखंड में कोई भी नहीं है ऐसे। अब सब महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपस में लड़ने वाले लोग हैं। विकल्प आम आदमी पार्टी है, और इस बार देख लेना। अरे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कमल कांत जी, आपका ये कहना ठीक है। भाजपा की गोद में बैठ गए आप लोग,
दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ हैं। ऐसे लोग चाहेंगे, आपको मौका दिया था, आपके जितने विधायक आए थे, आपके खुद ही वरिष्ठ मंत्री जो है। मेरी बात सुनो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, आप बताइए ना, आपने भाजपा को समर्थन दिया नहीं दिया? आपने कांग्रेस को भी समर्थन दिया? ठीक है सुभाष जी, सुभाष जी आपके पास आऊंगी मैं। सुभाष जी से अगला सवाल है मेरा। सुभाष जी, जिस तरह से कमल कांत जी और नवीन प्रशाली जी यहाँ पर है, कमल कांत जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता क्या स्वीकारेगी? क्योंकि छोटे दलों की यदि उत्तराखंड में बात करें तो भाजपा और कांग्रेस ही विकल्प के रूप में आते रहे हैं, यूकेडी की तरफ उतना ध्यान नहीं गया है उत्तराखंड की जनता को, तो आम आदमी पार्टी का फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? मुझसे सवाल है? जी सुभाष जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इन लोगों की इस बार भाजपा माने या ना माने, या ये बाहर आकर के बोले ना बोले, कांग्रेस जो है बोले ना बोले, लेकिन इन लोगों की इस बार जो है, इस बार सबसे ज्यादा ये लोग यूकेडी के वजह से ये लोग टसन में नहीं थे, राजनीतिक टसन में, लेकिन इस बार इन लोगों का तनाव, आपने अच्छा खासा तनाव इन लोगों को दिया था, ये इन लोगों को भी पता है, और हर सीट पे दिया था। और मुझे लगता है कि इस बार वोट का प्रतिशत इन लोगों को पता चल जाएगा। बेशक सीटें जीतने में भाजपा अच्छी सीटें जीते, कांग्रेस अच्छी सीटें जीते, आपको सीट 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, लेकिन आपने यहाँ लोगों को दिमाग में एक सपने भर दिए हैं। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण बगल का है, और बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं, और इसका असर भी यहाँ पड़ा है, इसका असर भी यहाँ पड़ा है। मैं ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, ना भाजपा का प्रवक्ता हूँ, ना आपका प्रवक्ता हूँ, इसलिए हम जो बोलेंगे वो ग्राउंड रिपोर्ट ही बोलेंगे। ये माने या ना माने, भाजपा माने या ना माने, कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन इस बार आप देखिएगा कि आपके वोट प्रतिशत में काफी इजाफा रहेगा। और यूकेडी, ठीक है सुभाष जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी प्रतिक्रिया दीजिएगा अपनी। कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई लोगों को। देखिए बिल्कुल, मैं वो जगह जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बीच में टोक दिया। मैं सिंपल सी बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है वो दिल्ली वाले बहुत अच्छे से समझते हैं, और दिल्ली की स्थिति मुझे लगता है आपको देश के हर प्रदेश के वासी समझ रहे हैं कि जिस दिल्ली के डेवलपमेंट को लेके आप पूरे देश में घूम रहे हैं, वहाँ का डेवलपमेंट में आपकी इतनी भी भूमिका नहीं। आप जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात करके इतना उछलते रहे, कोरोना काल में उस मोहल्ला क्लिनिक क्या टेस्ट भी नहीं हुआ, तो मोहल्ला क्लिनिक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र आम आदमी पार्टी के लिए बन गया। आप कितने आप बताइए कितने स्कूल खोले? देखिए, बकवास करने से पहले तथ्य रखा करिए, बात किया करिए। कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल खोले आपने, कितनी फ्लाईओवर बनवाए, कितनी सड़कें बनवाई? बकवास नहीं करती हूँ चुनाव में आकर के, मैं बच्चों के साथ बात करती हूँ। आप उत्तराखंड की बात करते हैं। जी बिल्कुल, समय की कमी के कारण अपनी डिबेट को हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमल कांत जी बहुत धन्यवाद, नवीन प्रशाली जी बहुत धन्यवाद, डॉक्टर प्रतिमा बहुत धन्यवाद, सुभाष जी धन्यवाद आपका, और संजीव जी हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे थे, 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस की स्थिति जो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में है, कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद किस पार्टी को मैंडेट मिलता है, और उसके बाद उत्तराखंड की जनता के लिए ये दोनों ही पार्टियां किस तरह का फैसला लेती हुई नजर आती हैं। तो देवभूमि के दंगल में आने वाला समय ही ये बताएगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियों में असमंजस की स्थिति बरकरार है। यूपी में छठे चरण के चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं और 7वें चरण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कोई भी पार्टी किसी से कम नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से चुनावी प्रचार में लगी हुई है उससे यही माना जा सकता है कि पूर्वांचल में किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए राहें आसान नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की पैठ काफी मजबूत मानी जा रही है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे ही 96 विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने अरुण सिंह मंच पर पहुंचे, उनके समर्थकों के साथ ही जनता ने उनको खुले दिल से स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह हमेशा से ही जनता के हित के लिए कार्य करते रहे हैं और जनता के लिए समर्पित रहे हैं।
96 विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अरुण सिंह मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले सभी का तहे दिल से अभिवादन किया। मिर्जापुर के हालिया के रहने वाले राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अपने सभी परिचितों का मंच से अभिवादन किया और सबका हालचाल भी जाना। मंच पर संबोधन के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे महामारी से देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाया है। कोरोना काल में हर जरूरतमंद को राशन, दवा, जरूरी सामग्री की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से भी एक कदम आगे हैं। राशन के साथ सरसों का तेल, नमक जैसी जरूरी सामग्री भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। और यहाँ पे आकर सबसे अच्छा लगता है, देश में कहीं भी घर में अपने नसीब में आओ और पूरा विश्वास है कि गरीब है, किसान है, महिलाओं को पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथ है, अपना दल के साथ है, समाज पार्टी के साथ है। और इस 96 क्षेत्र से पहले भी अपना दल के प्रत्याशी राहुल को 63,000 से जीते थे। हमारा घर का क्षेत्र है। इस बार भी लोगों ने संकल्प लिया पहले की मार्जिन भी जोड़ेंगे और अपना दल के गठबंधन के प्रत्याशी राहुल को भाजपा के गठबंधन में उससे भारी मतों से विजय होंगे। इस दौर का आंकड़ा हम पा लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि भले ही विपक्षी पार्टियां पूरी ताकत क्यों न लगा ले, लेकिन प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बल पर बीजेपी 300 पार सीटें जीत दोबारा सरकार बना रही है। और इसके साथ ही अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा जनता की हितकारी पार्टी है। ये पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है जो जनता को अपने साथ लेकर चलती है। बीजेपी हमेशा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की राह पर चलने वाली पार्टी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देवभूमि दंगल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।